आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। आज के अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया की। भारत सरकार ने यूनियन बजट 2023-24 के दौरान ही 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के मिशन का ऐलान कर दिया था। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन का मकसद सिकल सेल डिजीज यानी कि एससीडी के मरीजों को बेहतर देखभाल देना और इस बीमारी को फैलने से रोकना है। इस सिलसिले में अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को एम्स नागपुर ने अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और कई दूसरे इनिशिएटिव्स का ऐलान किया है। इसके अलावा 19 जून 2024 को वर्ल्ड सिकल सेल डे के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ नॉलेज पार्टनर के तौर पर बिरसा मुंडा सेंटर ने दिल्ली के एम्स में एक सिकल सेल डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए एक नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ ही एम्स जम्मू और एम्स उड़ीसा में भी वर्ल्ड सिकल सेल डे के मौके पर ख़ास एहतमाम किए गए। इसमें ख़ास बात यह है कि इसी तरह के इनिशिएटिव्स को लेकर के केंद्र सरकार जो है, भारत की सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कर रही है, उनकी मदद कर रही है। अब यहाँ पर हमारे समझने वाली बात ये है कि आखिर सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ में टाइमली कौन से ऐसे ट्रीटमेंट के लिए कौन से अक़दाम करने चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर शुभलक्ष्मी मार्गीकर और सफदरजंग हॉस्पिटल में क्लिनिकल हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर जैन। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है और नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो है, वो जो मिशन चलाया जा रहा है उसका क्या मकसद है, कितने हम उसमें अब तक क्या कुछ कर पाए हैं, ये हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले शुभलक्ष्मी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है। जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ है, इसमें जो ये एक ब्लड की परेशानी है, ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे कि सिकल सेल ट्रैट हो गया, सिकल सेल ट्रेट है या सिकल सेल डिजीज़। इसमें ब्लड जो है जेनेटिक तौर पे जो है बनना इसमें थोड़ा सा प्रभावित होता है जी। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है एक नॉर्मल व्यक्ति का, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, थोड़ा बदलाव आ जाता है, तो जो सेल होते हैं उसका आकार बदल जाता है, एक सिकल के आकार का हो जाता है, जिसको हम अर्ध चंद्राकार कह सकते हैं, या सिकल मतलब हंसिया, तो आधे चंद्राकार शेप का हो जाता है। उसके कारण से शरीर में ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिससे परेशानी आती है मरीज को। जी अंकुर जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि परेशानी आती है, जैसे कि शुभा जी कह रही हैं कि ये हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें डिसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं पेशेंट को? तो जैसा मैडम ने भी बताया, जो रेड सेल्स होते हैं बॉडी में सिकल सेल के पेशेंट्स में, उनकी शेप बदल जाती है। ना ही केवल उनकी शेप बदल जाती है, बल्कि वो चिपचिपे हो जाते हैं और वो जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं उनसे चिपकना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारा रक्त रेड सेल्स जब उन रक्त कोशिकाओं से पास करते हैं तो वो उन रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से जो ब्लड का बहाव है, ब्लड सप्लाई है, वो ऑर्गन्स में कम हो जाती है। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा ये कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है। अक्सर जो ब्लड सेल्स होते हैं रेड सेल्स, वो 120 दिन तक हमारे शरीर में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन जो सिकल वाले रेड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है और वो लगभग 20 दिन तक ही सर्कुलेट करते हैं और वो टूट जाते हैं, बिकॉज उनकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। तो इन सब कारणों से पेशेंट्स को बार बार खून की कमी हो सकती है, जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। उनको जॉन्डिस हो सकता है और क्योंकि रक्त कोशिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं तो पेशेंट्स को पेन हो सकता है। तो बहुत बार पेशेंट्स जो होते हैं वो पेन के साथ आते हैं। जोड़ों में पेन हो सकता है, कमर में पेन हो सकता है, छाती में पेन हो सकता है।
और अगर अधिक समय तक ब्लड रुक जाता है तो कभी कभार वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो परमानेंटली डैमेज भी होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड रुकने के कारण कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है, मतलब फालिश पड़ सकती है या हार्ट अटैक आ सकता है। और कुछ पेशेंट्स को चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है जिसके अंदर कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जी। तो ये सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं सिकल के पेशेंट्स में हो सकती हैं। जी, यहाँ पर शोभा जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो ये मिशन चलाया गया है सरकार द्वारा, नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसके तहत क्या कुछ किया जा रहा है? इसमें जैसे कि सिकल सेल एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम आम तौर पर बहुत सारे लोग बात नहीं करते और शायद हम जानते भी नहीं हैं। आज हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ताकि जनता तक पता चल सके, लोगों को जान सके कि ये क्या होती है। इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो सरकार ने इस मुहिम में इस अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जैसे कि आपने भी कहा कि सिकल सेल डे पे इसको हर जगह मनाया गया है। मनाने का मतलब है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बीमारी क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ताकि ये हमारी अगली जनरेशन में ना जाए। फ्यूचर का भी हमें सोच के आगे बढ़ना है। एक बार हमने अवेयरनेस फैला दी, साथ में हमें चाहिए कि हम उसको स्क्रीन कर लें, पहचान लें। जल्दी से जल्दी पहचानेंगे, ज़्यादा बेहतर इलाज कर पाएंगे, समय से इलाज कर पाएंगे। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ पहचान के लक्षणों से हम उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते, कुछ टेस्ट की ज़रूरत है। तो सरकार इसमें भी काफ़ी अच्छी भागीदारी करते हुए बहुत सारे सेंटर्स पे इसके टेस्ट का भी प्रावधान उन्होंने किया है, जिससे कि जो लोग संक्रमित, जो लोग को इन्फेक्शन है या जिन लोगों को भी ये परेशानी है वो जाके अपना टेस्ट करा सकें ऐसी जगह पर और पता कर सकें कि क्या उन्हें सिकल सेल डिजीज़ या सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है। अंकुर जी आपसे समझना चाहेंगे कि इनिशिएटिव तो लिया गया है लेकिन क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे स्क्रीनिंग की जा रही है? जो इनिशिएटिव लिया गया है सरकार द्वारा कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का ये मिशन है, तो क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे लोगों तक पहुँचा जा रहा है और स्क्रीनिंग की जा रही है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि गवर्नमेंट ने जो ये प्रोग्राम बनाया है इसमें 3 स्ट्रैटेजीज उन्होंने इंक्लूड करी हैं। जी। सबसे पहली है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस क्रिएट करें। ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आशाज हैं उनकी मदद से घर घर में जाके हर एक को बोला जा रहा है, जो 0 से 40 इयर्स के एज ग्रुप के लोग हैं उनको ये बोला जा रहा है कि आप जाइए, बिकॉज ये जो स्क्रीनिंग है ये यूनिवर्सल है, मतलब हर एक को करवानी है, चाहे उनको सिम्टम्स हैं चाहे सिम्टम नहीं हैं। तो 0 से 40 इयर्स के एज ग्रुप में हर एक घर में जाके आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो है लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हैं और उनको बोल रही हैं कि अपने जो घर के पास नज़दीक जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पे जाके अपना आप टेस्ट कराइए। शुरू के 1 साल में 18 साल तक के लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है और बाकी जो बचे हुए 2 साल हैं, अगले 2 साल, उसमें 18 से 40 साल। तो ये फेज मैनर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इसी प्राइमरी प्रिवेंशन के तहत जेनेटिक काउंसलिंग भी ऑफर की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो कपल शादी करने वाले हैं उन लोगों को काउंसलिंग ऑफर की जा रही है कि अगर 2 लोगों को मेल को सिकल सेल ट्रेट है, मतलब हाफ बीमारी है, तो वो मैरिज ना करें, या अगर मैरिज कर रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में वो बीमारी है कि नहीं है उसका भी टेस्ट ज़रूर कराएं। तो ये जो काउंसलिंग है ये भी जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में प्रोवाइड की जाती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को सिकल सेल हो चुका है, मतलब सिकल सेल अनीमिया हो गया है, उनको डायग्नोसिस करना और उनमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए उनको ट्रीटमेंट ऑफर करना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी यूरिया की ट्रीटमेंट है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ट्रीटमेंट है, तो वो सब सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। और इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका ये काम है कि जैसे ही कोई मरीज़ सिकल सेल से डायग्नोज होता है टेस्ट के दौरान उनका तुरंत डेटाबेस में अपडेट हो जाता है, मोबाइल ऐप्स में भी चेक कर सकते हैं, तो उनका डेटाबेस में अपडेट हो जाता है और उनको मेडिकल ऑफिसर के पास रेफ़र किया जाता है कि आप फटाफट से अपना जो है ट्रीटमेंट शुरू कराएं। और ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलोअप बहुत ज़रूरी है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सके। तो ये 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है जो ये प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये इस प्रोग्राम का एक पिलर है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर।
जी बिल्कुल। शुभा जी, यहाँ पर आपसे अब समझना चाहेंगे कि जैसे कि अंकुर बता रहे हैं कि फेजेस में किया जा रहा है। पहले 18 साल तक के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर 18 से 40 साल तक की उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पर ये बीमारी होती कैसे है, क्यों होती है? कहा जैसे कि अभी ये है कि ट्राइबल एरियाज़ में ये लोगों को बीमारी ज़्यादा है, क्या वजह है इसकी? जैसे कि हमने समझा कि ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें जो ब्लड का एक जीन होता है उसके फ़र्क आने से या ख़राब होने से या बदलाव के कारण से ये बीमारी होती है। जी। जो ट्राइबल एरिया है, थोड़ा इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पे हम हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं या उनकी वो इतने जागरूक नहीं है कि वो अपनी हर समस्या को लेकर अस्पताल पहुंच सकें या अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जा सकें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार इन समुदायों में हमने देखा है कि इनकी जो शादियां होती हैं वो आपस में सेम कम्युनिटी में करने का इनके यहाँ प्रावधान होता है। ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल के या बाहर निकलना उतना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है। तो ये एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए ये कुछ बेल्ट्स थे जहाँ ट्राइबल एरियाज ज़्यादा थी, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन अब क्योंकि लोग काम के लिए, पढ़ाई के लिए पूरे देश में निकल रहे हैं, तो इसीलिए ये देश के बाकी हिस्सों में भी अब ये जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। जी तो जैसा शोभा जी आप बता रहे हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। अंकुर जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये स्क्रीनिंग जो हुई है अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और कौन सा पर्टिकुलर रीजन या बेल्ट ऐसा है जहाँ पर कि ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जिनको कि ये बीमारी है, और इसे सिकल सेल डिजीज़ क्यों कहते हैं? तो सिकल सेल डिजीज़, तो जैसे नाम डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो रेड सेल्स है उनकी शेप जो होती है वो सिकल आकार की या हाफ मून क्रीसेंट शेप बन जाती है। तो उन शेप की वजह से इसको हम सिकल बोलते हैं। जी। इंडिया में मैक्सिमम जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं वो 17 स्टेट्स में हैं। जी। जिसमें कि अगर हम वेस्ट साइड पे देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, और अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नीचे जाएं तो हम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऊपर हल्का सा आएँ तो हम उत्तराखंड तक भी या असम तक भी पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो लगभग 17 स्टेट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम बर्डन है सिकल के पेशेंट्स का। तो जो ये प्रोग्राम इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है वो शुरुआत में ही 17 स्टेट्स में होगा, लेकिन क्योंकि इसका एलिमिनेशन टारगेट 2047 तक है, तो इनिशियल 17 स्टेट्स को कवर करने के बाद ये धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी एक्सटेंड होगा ताकि 2047 तक सिकल जो है वो एलिमिनेट हो जाए। जी जैसे कि अभी शोभा जी से भी हमने समझा था कि फिर भी अंकुर आपसे जानना चाहेंगे कि होता क्यों है? क्या ये खान पान की कोई कमी है या फिर लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्या ये सिर्फ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और क्या रीज़न है? एक बार लेमैन लैंग्वेज में आपसे समझना चाहेंगे अपने। तो लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये एक अनुवांशिक बीमारी है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। अगर बीटा चेन के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाती है या ख़राबी हो जाती है तो वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो एबनॉर्मल बन जाता है। तो ये जो है रूट कॉज है सिकल का, इसका कुछ डाइट से लेना देना नहीं है। तो ये अनुवांशिक है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब ये है कि अगर 2 जीन्स जो दो अलील्स जो हैं वो ख़राब होंगी तो पेशेंट को फुल मैनिफेस्टेशंस उस बीमारी की आएंगी। मतलब अगर 2 बीटा हैं तो दोनों बीटा जब एबनॉर्मल होंगे, मिल जाएंगे, तो वो सिकल सेल अनीमिया मिल जाएगा। अगर एक ही बीटा एबनॉर्मल है तो वो सिकल सेल ट्रेट कहलाएगा। तो इसका जो कॉज है वो जेनेटिक है जो कि फैमिलीज़ में रन करता है। तो इसीलिए जो है अवेयरनेस और यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का पर्पस ही यही है, क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन करता है। तो अगर हम उस फैमिली में किसी एक बंदे को भी डायग्नोज कर लें तो उसके बाकी मेंबर्स की हम ऑटोमेटिकली स्क्रीनिंग करेंगे, तो जिन जिन लोगों को भी वो ट्रेट है वो पकड़ में आ जाएगा। तो इसीलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का कंसेप्ट जो है वो लागू किया जा रहा है। जी शुभा जी, आपसे यहाँ पे समझना चाहेंगे कि जैसे कि बताया कि ये फैमिली में रन करता है, अगर फादर को या मदर को ये बीमारी है तो क्या बच्चे को होना लाजमी है? होगी ही होगी। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर फादर या मदर को ये बीमारी है उसके फिर भी कोई सिम्टम्स दिखाई ना दें? बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक होता है सिकल सेल ट्रेट या हाफ बीमारी जिसको हम कह रहे हैं, और एक होता है सिकल सेल अनीमिया। तो अगर सिकल सेल ट्रेट है और दोनों पेरेंट्स को सिकल सेल ट्रेट है
तो लाजमी है कि बच्चों में भी वो डिजीज़ आएगी। वो हो सकता है कि उनमें भी ट्रेट ही आए, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को फुल बीमारी है जिसको हम सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं, तो उसमें तो दोनों पेरेंट्स के होने के बाद बच्चों में सिकल सेल अनीमिया होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। अगर एक पेरेंट नॉर्मल है, एक में ट्रेट है, तो चांसेस परसेंटेज कम हो जाएगा कि हो सकता है कि सिर्फ 25% बच्चों में हो ये बीमारी। तो इस तरह से परसेंटेज वाइज डिवाइड हो जाता है, लेकिन बिल्कुल है कि अगर पेरेंट्स में किसी एक को भी है और हाफ बीमारी भी है तो बच्चों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है एक नॉर्मल जनरल पब्लिक से। बिल्कुल शुभा जी, आपने बताया कि कई बार इसके सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कहीं सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है? क्या न्यू बॉर्न बेबी को ही इसके स्क्रीनिंग करानी चाहिए? जैसे कि न्यूबॉर्न में भी जैसे ट्रेट की हम बात करें तो ट्रेट में कई बार होता है कि पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती, इसीलिए हम ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की बात ही हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आता। एक व्यक्ति को ट्रेट है, उसे कोई परेशानी नहीं है, तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसे सिकल सेल डिजीज है भी या नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में अगर हम जांच कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे हमें ये जो जेनेटिक जो प्रॉब्लम है, जो जीन में जो हीमोग्लोबिन में जो परेशानी है वो हमें देखने को मिलती है। तो उससे हम पेशेंट को बता सकते हैं कि जो आपको है ये परेशानी है, शादी के पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बच्चे प्लान कर रहे हैं शादी के बाद, उस चीज़ का ध्यान रखना है कितने लोगों में या कितने बच्चों में आपके ये डिजीज़ हो सकती है। तो इसीलिए, और जैसे कि आपने बात की कि जन्म लिए हुए बच्चों को ये क्यों जरूरी है, तो जैसे कि सिम्टम्स नहीं होते और अगर पेरेंट्स को वो बीमारी है तो हम बच्चों का स्क्रीनिंग पेरेंट्स को है तो बिल्कुल ही करनी है, और अगर नहीं भी है तो 0 से 18 ईयर्स के जो स्क्रीनिंग है उसमें हम सभी बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए ताकि अगर की है बीमारी तो समय रहते पता चल जाए। अगर हम जितनी जल्दी बीमारी के बारे में पता कर लेते हैं उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जो एहतियात बरतने हैं वो भी हम कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी काउंसिल कर सकते हैं कि इस बच्चे के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें टाइम टू टाइम करनी है। जी बिल्कुल। अंकुर जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, हालांकि आपने बताया कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में क्या होता है? क्या जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति का एक स्क्रीनिंग किया जा रहा है? क्या कोई टेस्ट किया जाता है? उनके घर जाके स्क्रीनिंग की जा रही है, या फिर उनको हेल्थ सेंटर जाना होता है? ये जो पूरा मिशन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, स्क्रीनिंग किस तरह से की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो एज ग्रुप है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो 0 से 40 ईयर्स का है। तो इसमें पूरी पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जैसे कि जो आपके एडोलेसेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो कि 6 महीने से 10 साल की एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स आते हैं। मतलब एडोलेसेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि चाइल्ड एज ग्रुप है जी। फिर हमारे आते हैं एडोलेसेंट या जो यंग एडल्ट हैं जिनकी शादी होने वाली हैं, जो एलिजिबल कपल्स हैं जी। एक एज ग्रुप, एक टारगेट ग्रुप हमारा आता है एंटीनेटल का, मतलब जो फीमेल्स ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। तो इन 4 ग्रुप्स में हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का काम हमारा आशा या आंगनवाड़ी वर्कर का, जैसे मैंने पहले बताया, वो है। इन लोगों की हमको स्क्रीनिंग करनी है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनको हम रेफ़र करेंगे हमारे नियरेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, और वहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ हैं इनको स्क्रीन करने की। न्यू बॉर्न्स जो होती हैं उनकी स्क्रीनिंग जो की जाती है वो की जाती है ड्राइड ब्लड स्पॉट से। इसका मतलब कि जो उनका हील होता है, पैर का जो हील होता है, वहाँ से एक ड्रॉप ब्लड लिया जाता है, एक स्पेशल फ़िल्टर पेपर होता है, उस पर वो ड्रॉप डाली जाती है, उसको ड्राई किया जाता है, और उस फिल्टर पेपर को हमारे रेफरल सेंटर पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे कि उसको 24 आवर्स में हम लोग जो है उसके ऊपर टेस्ट रन करके उसका रिजल्ट बता सकते हैं जी। बाकी जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, या जैसे एडोलेसेंट हैं, या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उन लोगों को हम लोग फिर रेफ़र करते हैं कि आप जाइए और अपना टेस्ट करवाइए। टेस्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम लोग HPLC बोलते हैं जी। उस मेथड से ये जो है ये ICMR अप्रूव टेस्ट है। गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को अप्रूव किया हुआ है। इस टेस्ट से हम जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं, और जिस भी इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग की जाती है उसको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिस कार्ड में उस स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट आया है वो मेंशन्ड होता है। चाहे वो रिजल्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव में ट्रेट भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो टेस्ट नॉर्मल ही हो, लेकिन वो टेस्ट वो कार्ड ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस इंडिविजुअल को, उस पर्सन को अपने स्टेटस के बारे में पता हो। और जैसे ही उस टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आता है काउंसलिंग का।
अगर तो वो सिकल सेल अनीमिया आ गया, मतलब वो दोनों एलील्स एबनॉर्मल आ गई, तो उसके बाद उसको काउंसिल किया जाएगा कि आप अपना इलाज शुरू कराइए। और अगर वो ट्रेट आ गया तो उसके बाद उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन किया जाएगा और उसको मैरिज से पहले की प्री मैरिटल काउंसलिंग ऑफर की जाएगी। तो ये इस हिसाब से पॉपुलेशन को 4 टारगेट ग्रुप्स में डिवाइड करके उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जी, तो ये तो बात हुई यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जो कि आप बता रहे हैं अंकुर। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जाएगी, ये मतलब है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर स्क्रीनिंग के लिए कहा जाता है या हेल्थ सेंटर भेजा जाता है तो उसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करें और स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे अंकुर जी? बिल्कुल, यही जो प्रोग्राम का बेसिक रूट है या प्रोग्राम का बेसिक जो एक पिलर है वो यही है अवेयरनेस जी। तो इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज हो सकता है लोग इस चीज़ को सीरियसली ना लें, लोग समझें कि हमें तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो हम ये टेस्ट क्यों करवाएं। ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त में है, पहली बात तो ये। और जब तक आप इस टेस्ट को करवा के अपना स्टेटस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप इस बीमारी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि इस प्रोग्राम ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स की मदद भी ली है। फॉर एग्जांपल जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उसमें स्कूल में आप बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है कि छोटे बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं उनके आप मंथली जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं उस दौरान अवेयरनेस क्रिएट की जाए। या फिर जो लोकल आपके जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पे बैनर लगवाएं, पोस्टर लगवाएं या नुक्कड़ प्ले करें। तो इन सब स्ट्रैटेजीज से, बिकॉज ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है, बट हो सकता है कि लोग उस चीज़ में ना जाएं। तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्रिएट करवाने के लिए जो लोकल लेवल पे, जो ग्राउंड रूट लेवल पे जो अवेयरनेस है वो सब इस प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी बिल्कुल। शुभा जी, यहाँ पर मैं आपसे भी चाहूँगी कि आप क्या कहती हैं, कितना ज़रूरी है ये टेस्ट कराना? यूनिवर्सल टेस्ट कराया जा रहा है, सरकार द्वारा कराया जा रहा है, तो आप ये टेस्ट ज़रूर कराइए। हो सकता है जैसे कि अगर सिर्फ आपको सिर्फ ट्रेट है तो सिम्टम्स उसके ना हो, लेकिन शादी के बाद हो सकता है आपके बच्चे को हुए डिजीज़ हो, तो उसको एक तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है इस टेस्ट के ज़रिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम अगर सरकार ने ये मुहिम छेड़ी है तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये डिजीज़ में सिम्टम्स नहीं होते, वही हम पकड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो क्षेत्र हमने नोटिफाई किए हुए हैं, जो क्षेत्र को पहचाना है कि जहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जा रही है, वहाँ पे ये स्क्रीनिंग सबके लिए है, मुफ्त है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, या स्कूल्स में जैसे कि कह रहे हैं कि स्कूल में बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बाल सुरक्षा योजना है या जननी सुरक्षा योजना, बड़ी सारी और योजनाएं हैं जिसके तहत भी ये जो स्क्रीनिंग है उसमें मदद की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम का लाभ उठा सकें और अगर किसी को परेशानी है तो वो पहले ही पहचान सकें। जैसे कि प्रेगनेंसी की बात की कि हम एंटीनेटल चेकअप या जो प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप होता है उसमें इसको सभी जो महिलाएं हैं उनका ये स्क्रीनिंग हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पता चल जाने से काफ़ी सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार ये परेशानी है, ये हमने तभी तब जाना है, तो कई बार जो प्रेगनेंसी में है उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। महिला के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही परेशानी बढ़ सकती है। जी शुभा जी, वैसे जैसे आप बता रही थी कि एक आइडेंटिफाइड बेल्ट है जहाँ पर कि इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, पर आप बता रही हैं लोग अब कामकाज के लिए बाहर भी निकल रहे हैं, कामकाज के लिए, तो ये जो पेशेंट हैं वो बाहर भी मिल सकते हैं उस बेल्ट के बाहर। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये मिल सकते हैं, क्योंकि अब लोग हैं पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं काफ़ी सारी जगह पे। तो जैसे कि सरकार ने कहा है 2047 तक इसे ख़त्म करना है, तो हम अभी जो शुरुआती दौर में 0 से 18 साल, अगले 2-3 साल में हम इसको 40 साल तक करने वाले हैं। तो ये वो एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और सबसे ज़्यादा काम प्रोडक्टिविटी उन्हीं में रहती है कि काम करने में जितना जुझारूपन है, नई नौकरी लगना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये वही लोग हैं जिसको हम समय रहते पकड़ना चाहते हैं, समय रहते पहचानना चाहते हैं। तो इसीलिए, और अगर ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे लगता है कि उनके परिवार में किसी को है, वो जाके अपने स्वास्थ्य सेवाएं में कहीं पे भी जाके, किसी भी अस्पताल में जाके अपने बारे में बात कर सकता है, चिकित्सक से डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद ये टेस्ट के लिए उनको मना नहीं किया जाएगा, भले वो जो स्टेट है वो इस 17 स्टेट्स में ना काउंट हो रहा हो। जी बिल्कुल।
अंकुर जी, शोभा जी ने बताया कि किस तरह से जो एक आइडेंटिफाइड बेल्ट है उसके अलावा भी पेशेंट्स अब देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि शोभा जी ने कहा कि अगर आपको सिम्टम्स ऐसे लगते हैं तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए। क्या सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं? हालांकि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग चल रही है, लेकिन फिर भी अगर खुद को कुछ सिम्टम्स दिखाई दें तो क्या कॉमन सिम्टम्स होंगे? देखिए, पेशेंट जो है अगर वो इस बेल्ट के बाहर किसी स्टेट से बिलोंग करता है तो वो हॉस्पिटल में तभी आएगा जब उसे कुछ प्रॉब्लम होगी। बिना सिम्टम्स के तो वो जो ट्रेट वाला है वो तो बहुत ही मुश्किल है कि वो बिना बात के हॉस्पिटल में आए। तो जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं कि हमें खून की कमी है, हम चलते चलते थक जाते हैं, ये हमारे को जॉन्डिस है। तो खून की कमी होना और जॉन्डिस, ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके लिए मरीज़ जो है वो हॉस्पिटल में आता है। जब वो आता है और उसका अनीमिया का कॉज हम पता करने की कोशिश करते हैं या जॉन्डिस का कॉज पता करने की कोशिश करते हैं, तो टेस्ट कराते हैं, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कराते हैं, उसमें सिकल जो है वो पकड़ में आ जाता है जी। दूसरी मैनिफेस्टेशन जो पेशेंट लेकर आता है, जो हमने देखा है, वो है पेन, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो बहुत बार पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन होते रहते हैं, जोड़ों में पेन या फिर चेस्ट में पेन या कमर में पेन, और वो पेन जो होता है वो बहुत सीवियर, नॉर्मल पेन नहीं होते हैं, वो बहुत सीवियर पेन होते हैं, इतने सीवियर होते हैं कि उसको उस पेन की वजह से हॉस्पिटल में आना पड़ता है, उसको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, उसका हम टेस्ट कराते हैं। कई बार पेन जो होता है वो कभी कभार ये पेशेंट्स ऑर्थोपेडिशियंस के पास, मतलब कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उनको हिप में पेन होता है, तो वो टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब आपकी जो फीमर है वो ख़राब हो जाती है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कारण कुछ पेशेंट्स आते हैं। एक और सिम्टम्स जो हमने बहुत कॉमनली देखा है वो ये है कि जब पेशेंट्स हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, मतलब कि शिमला में घूमने गए, लद्दाख में घूमने गए, और वो एसिम्टोमेटिक थे, उनको कोई सिम्टम नहीं थे, बट जब वो हाई ऑल्टीट्यूड पे गए एकदम से उनका सांस फूला, एकदम से उनको बीमारी हुई और फिर पता चला कि वो सिकल है। क्योंकि सिकल के पेशेंट्स जो होते हैं जब वो हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे कम होती है वहाँ पे वो बीमारी की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। इसीलिए हम सिकल के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे अवॉइड करें जाना जी। तो ये सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं जनरली उन आउट ऑफ द स्टेट्स एरिया में मतलब पाई जाती हैं जी। तो अंकल जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह के सिम्टम्स या जैसे आप कह रहे हैं मैनिफेस्टेशंस दिखाई देती हैं, शोभा जी यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम सिम्टम्स एक दर्द, जैसे कि अंकुर जी ने बताया कि दर्द, जोड़ों का दर्द या दर्द एक सिम्टम हो सकता है जिसकी वजह से आप डॉक्टर से मिलें और जाकर अपना चेकअप कराएं, लेकिन किस दर्द को कितना सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि दर्द तो अमूमन लोग जो होते हैं वो उसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो इन जनरल जो दर्द होता है वो और जो सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो दर्द होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत ही वेग सिम्टम है। दर्द मतलब कहीं पे भी दर्द, किसी को हाथ में दर्द, पैर में दर्द, तो हम कब पहचानें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया बहुत सीवियर होता है, तो उसका तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि आप अपने रोज़मर्रा के कामकाज करने में असमर्थ हो रहे हैं या आपको परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये दर्द थोड़ा सा सीरियस है। इसके बारे में आपको सोचना, चिंतित होना मुलाजमी है और आप जाके एक बार अपने चिकित्सक से मिलें। तो ऐसा दर्द होने पे आपको जाना है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उसके जो हीमोग्लोबिन का आकार बदल जाता है, वो जब रक्त कोशिकाओं में चलते हैं तो वहाँ पे रुकावट आने लगती है, तो जो ऑर्गन है या जहाँ तक ब्लड पहुँचना है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा प्रॉपर तरीके से। दूसरा, ब्लड क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा, तो इसके कारण से ये दर्द हुआ है। तो वो उसकी सिवियरिटी आप समझ सकते हैं कि वो बहुत तेज होगा। और साथ में हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण अगर कि दर्द है, इसका मतलब है कि बीमारी एक स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो सिम्टम अनीमिया के भी होंगे, मतलब कि जो खून की कमी है ब्लड बॉडी में, उसके भी सिम्टम होंगे कि थकान होना, जब दर्द हो रहा है तो बिल्कुल आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, थकान इतना है कि आप सुबह से शाम तक में ऐसा लगता है कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो थकान भी हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में जो थकान है और जो इस अनीमिया के कारण थकान है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इस चीज को थोड़ा समझना है और चिकित्सक से जाके मिलें, वो आपको बेहतर सलाह देंगे उस समय जी। तो बिल्कुल शुभ लक्ष्मी जी जैसे कि बता रही हैं कि दर्द के साथ साथ आप एनीमिक भी होंगे और साथ में आपको थकान भी होगी। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो जाके आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अभी हमने बात की कि किस तरह से यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही है, किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं सिकल सेल एनीमिया अगर आपको है, डिजीज़ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पर बात करते हैं। अंकुर जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या ये डिज़ीज़ क्यूरेबल है? ये डिज़ीज़ जो है वो
बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं, उस वाली मोडालिटी से ये जो है ये क्योरेबल है जी। और दूसरा आजकल इसकी जीन थेरेपी आ गई है। तो ये दो थेरेपीज़ हैं, जीन थेरेपी और जो है ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन दोनों से तो ये क्योरेबल है। बाकी जो ट्रीटमेंट है सिकल सेल की जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो सारी ट्रीटमेंट जो हैं वो केवल उसकी सीवियरिटी को कम कर सकती हैं या कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर सकती हैं या कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकती हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकती क्योंकि जेनेटिक बीमारी है। क्योरेबिलिटी के लिए केवल या तो जीन थेरेपी है जो कि अप्रूव हो गई है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। जी। तो दो ऐसे ट्रीटमेंट्स बताए जिससे कि क्योर हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं और सब जगह नहीं होते हैं। शुभा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं इस बीमारी के, इस डिज़ीज़ के, और कहाँ पर करवाए जा सकते हैं? तो जैसे कि अभी डॉक्टर अंकुर ने भी बताया कि दो चीज़ें हैं जिससे कि वो क्योर हो सकते हैं। इसके अलावा जो दवाइयां हैं उससे मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं वो बेहतर की जा सकती है। डिजीज़ के प्रोग्रेशन को हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं कि वो इतनी जल्दी में ना बढ़े, और दूसरा कि जो परेशानी, जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हाइड्रोक्सी यूरिया नामक दवाई है जिसको यूज़ की जाती है कि जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतनी तीव्रता से ना बढ़ें। इसके अलावा फॉलिक एसिड है वो दिया जाता है। मरीज़ को समझाया जाता है कि हाइड्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, वो बहुत ही अहम होता है इस सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ में ट्रीटमेंट के तौर पे। और कई बार जैसे कि हमने बात की कि ब्लड पहुंच नहीं पाता अलग अलग ऑर्गन्स में, उसमें एक ऑर्गन होता है स्प्लीन जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं। तो जब वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता तो शरीर की इम्यूनिटी को फर्क पड़ता है, जिसके कारण से शरीर में बार बार इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं इन मरीजों के। तो क्योंकि जैसे कि स्प्लीन में जब इन्फाक्ट हो जाए या वहाँ पे इम्यूनिटी में फ़र्क आने लगे तो उसके लिए कई बार हम एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की जाती है। पेनिसिलिन नाम की ये दवाई जो कि हम सब नाम सुने हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसकी अलग अलग डोजेज हैं और इसको भी चिकित्सक एज के मुताबिक उसकी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी सारी मोडालिटी हैं जिससे कि हम मरीज़ को उसकी बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कौन सी मेडिसिन है इसके लिए, कोई स्पेसिफिक, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया का नाम आता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम बात करते हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे जब हम सीरियस डिजीज़, जैसे कि हमने एक बात की ट्रेट जिसमें मरीज़ को कोई परेशानी नहीं है, तो हम उसमें सिर्फ काउंसल करके, पेशेंट को समझा के, अश्योर करके और हाइड्रेट रखने के लिए अपने आप को समझाते हैं। इसके अलावा जब अनीमिया है, जब ब्लड बन रहा है वो जल्दी ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है 120 दिन होती है, लेकिन इस वाले में बीमारी में 20 दिन तक ही रह जाती है। मतलब कि हमें वो ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी बाहर से, तो तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है मरीज़ को। या फिर जब सिकल सेल क्राइसिस में पेशेंट आता है, जब परेशानी ज़्यादा होती है, उस समय हमें कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे ही स्थिति में हमें हाइड्रोक्सी यूरिया देने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उस समय की जो परेशानी है उसको हम ठीक कर सकें, कम कर सकें और आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी हम बचा सकें, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिसमें कि आगे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, इन्फाक्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, पैरालिसिस जो आपने बात की वो हो जाती है, छाती में दर्द बनता है। तो काफ़ी सारी परेशानी है जिसको हम समय रहते थोड़ा सा रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से आप सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, शुभा जी बता रही हैं। अंकुर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर किसी को पता चल जाए कि उनको ये डिज़ीज़ है, तो ऐसे में किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या कुछ खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है? और बिल्कुल भी इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो सिकल सेल डिजीज़ है उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं जनरली वो प्रेसिपिटेट होती हैं दो कंडीशंस में। या तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो या पेशेंट को हाइपोक्सिया मतलब जब वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे या ऊपर मतलब शिमला में, लद्दाख में, उन एरियाज़ में जाए प्लेन से लेके, तो उन दो कंडीशंस में, या किसी पेशेंट को बुखार हो जाए, तो इन तीन सिचुएशंस में जो सिकल है वो एक सिकल सेल डिजीज़ है, उन पेशेंट्स को क्राइसिस हो जाता है। तो कब सिकल सेल डिजीज़ से सिकल सेल क्राइसिस में प्रेसिपिटेट होगा, उसके रिस्क फैक्टर्स ये हैं: डिहाइड्रेशन, हाइपोक्सिया मतलब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाना, और या फिर किसी कारण से फीवर आ जाना। तो पेशेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है,
पानी ज़रूर पीते रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, अपने पास पानी की बोतल ज़रूर कैरी करनी है। कोई ऐसा काम जैसे कि जिमिंग है या रनिंग है जिसमें पसीना बहुत आए, जिसमें डिहाइड्रेशन हो, उसको अवॉइड करें। और अवॉइड ना कर सकें तो आप अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें तो ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। इन पेशेंट्स को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आप हाई ऑल्टीट्यूड्स को अवॉइड करें। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जैसे कि सीआरपीएफ के जवान होते हैं जिनकी पोस्टिंग हो जाती है लद्दाख वगैरह में, तो वहाँ पे जाके उनको सिकल सेल क्राइसिस प्रेसिपिटेट होता है और वहाँ से फिर हमारे पास रेफ़र होते हैं और वहाँ पे फिर डायग्नोज होते हैं कि उनको सिकल सेल था। तो उन लोगों की हम बोलते हैं कि आप अपनी जॉब चेंज कराएं, आप उतने हाई ऑल्टीट्यूड से अपनी जॉब नीचे जो प्लेन्स पे कराएं। और जिनको जो प्लेन्स पे रहते हैं उनको टूरिज्म पर्पज़ से भी हम बोलते हैं कि आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो है ना जाएं। जैसे ही किसी पेशेंट को, सिकल के पेशेंट को फीवर आता है, किसी भी कारण से फीवर आ सकता है, खांसी जुकाम, तुरंत उस फीवर का ट्रीटमेंट कराएं, चाहे एंटीबायोटिक से कराएं, चाहे पैरासिटामोल से करें, क्योंकि फीवर जो है अगर रहेगा किसी पेशेंट को तो उससे उसको सिकल सेल क्राइसिस प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। और ये 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको सिकल के पेशेंट्स को बोलनी होती हैं। एंड जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको सिकल सेल ट्रेट है, अगर वो अनमैरिड है तो मैरिज से पहले अपने जो स्पाउस है होने वाला उसका भी टेस्ट कराएं। और अगर उसको भी सिकल सेल ट्रेट होता है तो प्रेगनेंसी में आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे को फुल डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान फिर हम लोग स्पेशल टेस्ट कराते हैं जिसको कोरोनिक विलर सैम्पलिंग कहते हैं, जिससे बेबी के अंदर सिकल सेल है कि नहीं है वो पता करना पड़ेगा। तो ये सब काउंसलिंग का पार्ट है। जी बिल्कुल। तो अंकुर जी ने जैसा कि बताया कि 3 सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि ये निकल कर सामने आता है, आपको अगर फीवर है, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं या फिर डिहाइड्रेशन के दौरान। शुभा जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है और या इसको कितनी सीरियस हो सकती है किसी पेशेंट के लिए? ये बिल्कुल, अगर हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया या जो एहतियात बरतने की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। क्योंकि हमने अभी ही कॉम्प्लिकेशंस की बात की जिसमें फालिश लगना आता है या थ्रोम्बोसिस जो होता है उसमें किसी एक ऑर्गन का ब्लड ना पहुंच पाने के कारण उसका काम करना बंद हो जाना होता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है अगर कि हम समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि डॉक्टर साहब ने एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बात की, उसका मतलब होता है कि कूल्हे की हड्डी का गल जाना, खराब हो जाना। तो ऐसी कई परेशानी आती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। तो इसीलिए हमें उसे समय रहते उसको पहचानना जरूरी है। और ट्रेट के अगर मरीज हैं तो उनमें ऐसी परेशानी नहीं आती जब तक कि कोई जैसे कि फीवर ना हो जाए या हाई एल्टीट्यूड या जैसी हम बात कर रहे हैं वो सब नहीं होएगा तो उनको परेशानी होने के चांसेस कम है। बट जो डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनको तो डेफिनेटली एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम एहतियात बरतने की जो सलाह दी जा रही है हमारे गेस्ट दे रहे हैं उसको ज़रूर बरतिए जिससे कि इसको मैनेज किया जा सके अगर आपको ये डिज़ीज़ है तो। अंकुर जी आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि ये मिशन चलाया जा रहा है 2047 तक जितने भी शख्स हैं हिंदुस्तान में उन सब की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा और कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट चला रही है, भारत सरकार चला रही है? देखिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये बाकी जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं उनको यूज़ कर रहा है। जैसे तो फॉर एग्जांपल जननी सुरक्षा योजना है, इसका मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये स्कीम चलाई हुई है। बट ये जो सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो उस एग्जिस्टिंग स्कीम को यूज़ कर रहा है ताकि प्रेग्नेंट फीमेल्स की स्क्रीनिंग हो पाए। जैसे कि जो है हमारे बच्चों के लिए जो है स्कूल में स्कीम्स चलाई हुई हैं गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए या किशोर अवस्था के लिए। तो उन एग्जिस्टिंग स्क्रीन्स का जो मैन पावर है, जो आशा है, आंगनवाड़ी है, ये उन्हीं स्कीम्स एग्जिस्टिंग स्कीम्स की हम यूज़ करके और वहीं से हम जो है इस प्रोग्राम को आगे फर्दर फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। जी। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा और बिल्डअप किया जा रहा है, बट जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको यूज़ भी किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स को का ही एक फर्दर एक्सटेंशन है, हम ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तमाम इनिशिएटिव्स सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे शोभा जी कि किस तरह के चैलेंजेस इस दौरान आ रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है 2047 तक कोशिश कर रही है कि सिकल सेल डिजीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, मिशन इसके लिए चलाया जा रहा है। किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं?
जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, उसी में सबसे ज़्यादा चैलेंज उसी में है, क्योंकि हम जितना अवेयरनेस फैला सकेंगे, जितना लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार बोला तो लोग इस चीज़ को मान लेंगे, हमें उसी चीज़ को बार बार रीइंफोर्स करना है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें इंटीरियर तक जाके सभी लोगों को समझाना है, अपनी बात पहुंचानी है। तो इसका बहुत अच्छा माध्यम एक टेलीविज़न है, रेडियो है। तो जो चीज़ें लोगों तक पहुंच सकती हैं उसी के जरिए हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। दूसरी चीज़, जैसे स्कूल्स में है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा सा हम अपग्रेड कर लें, या उनको भी हम थोड़ा सा ट्रेन कर लें कि वो भी इसके बारे में बच्चों को बीच बीच में बताएं। अगर कोई ऐसा बेल्ट है जहाँ पे कि सिकल सेल डिजीज़ कॉमन है, वहाँ पे अगर हम स्कूल टीचर्स को या स्कूल के प्रोग्राम में, जैसे कि पीटीएम होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ हैं जिसमें कि पेरेंट्स भी आते हैं, हम अगर वहाँ पे इस अवेयरनेस को इम्प्रूव करें तो बच्चों के साथ में हम उनके पेरेंट्स को भी अवेयर कर पाएंगे। ये इस तरह से कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए जो ओपीडीज़ होती हैं या जहाँ एएनसी चेकअप के लिए महिलाएं आती हैं, हम इन जगह को टारगेट करें कि हम अवेयरनेस पहुँचाएँ। जैसे कि जो सिकल सेल डे है वो तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, हम बताते ही हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये मरीज़ ऑलरेडी आ रहे हैं, नॉर्मल मरीज़ आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिकल सेल के ही मरीज़ हों, तो हम वहाँ पे भी इन अवेयरनेस को बढ़ाएं, क्योंकि अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट का इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ये इनिशिएटिव लेके, लेकिन जब तक कि मरीज़ खुद नहीं इसके लिए अवेयर होगा, खुद नहीं करना चाहेगा, हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मरीज़ों तक ये बात पहुंचना और उनका समझना बहुत ज़रूरी है। जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सरकार ने इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं, मिशन चलाया हुआ है सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पेशेंट है तो वो आगे आए, उसका इनिशिएटिव लेना, उसका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं, अंकुर? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा, मैं देखता हूँ कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, क्योंकि वो बहुत दूर हैं, वो दूर दराज हैं और नॉर्मल स्टेट्स के बिल्कुल डीप इनसाइड हैं, तो वहाँ तक हमारी आउटरीच फैसिलिटीज़ या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को पहुँचा पाना और उन लोगों को कैप्चर कर पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए जो इस प्रोग्राम के तहत जो मोबाइल वैन्स होती हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। मतलब महीने में एक बार जो मोबाइल वैन है उसके थ्रू आप डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को उन एरियाज़ तक पहुँचाएँ या पहुंचाया जा रहा है। बट क्योंकि वो इतना डीपली सिचुएटेड है और वो जो लोग हैं वो इतने रिसेप्टिव नहीं होते हैं हमारी अवेयरनेस एडवाइस को, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी उस एडवाइस को फॉलो करें। तो वो क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ तो हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है जो सिकल से अफेक्टेड है, तो उसे इस प्रोग्राम में कैप्चर करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी हेल्थ है उसने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसके साथ कोलैबोरेट किया है इस प्रोग्राम में, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो ट्राइब्स को देखती है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो ट्राइबल पॉपुलेशन को हम कैप्चर कर सकें। बट ये फिर भी एक, मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस पॉपुलेशन तक पहुँच पाना और उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर पाना ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आई एम श्योर कि समय के साथ साथ और जो है विद अवेलेबल मास मीडिया ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, तमाम चैलेंजेस हैं जो कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि 2047 तक हिंदुस्तान को सिकल सेल एनीमिया मुक्त कर दिया जाएगा। शुभा जी, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की, इसके लिए जो नेशनल मिशन चलाया गया है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगे, क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मुहिम है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिकल सेल ट्रेट है या फिर अनीमिया है किसी भी पेशेंट को, तो वो जल्दी से जल्दी पहचान में आ जाए, पकड़ में आ जाए और समय रहते हम उसका इलाज कर सकें ताकि इसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाएँ। सरकार ने टेलीमेडिसिन के जरिए भी दूर दराज में ये फैसिलिटी पहुंचाने की बहुत अच्छी कोशिश की है और हम आशा करते हैं कि इस कोशिश को आप और हम मिल के आगे बढ़ाएंगे ताकि 2047 तक हम और भारत जो है सिकल सेल अनीमिया मुक्त हो जाए। जी बिल्कुल। अंकुर जी, आपसे भी चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज दें। हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की, उसके एलिमिनेशन मिशन की, क्या आप मैसेज देंगे व्यूअर्स को? देखिए, जो सिकल सेल डिज़ीज़ है, सिकल सेल अनीमिया है, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है, तो उसका एकमात्र तरीका उसको आगे फैलने से रोकने के लिए वो ये है कि हम स्क्रीनिंग करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे जो एलिजिबल कपल्स हैं शादी से पहले, वो अपना और अपने स्पाउस का ज़रूर टेस्ट कराएं, और जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं
उनका ज़रूर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन 2 एज ग्रुप्स जो हैं ये जो है सिकल की बीमारी अपने बच्चे में फैला सकते हैं। तो अगर हमको आने वाली जनरेशन में बीमारी रोकनी है, उसका तरीका हम यही है कि हम उस बच्चे के पैदा होने से पहले ही जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, जो कि स्क्रीनिंग है। तो ये जो 2 एज ग्रुप्स हैं, वैसे तो 40 साल तक के सभी एज ग्रुप्स का होना चाहिए, बट ये जो 2 एज ग्रुप्स हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हैं और यही जो है आगे बीमारी ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो वो उन लोगों से मेरी स्पेशल अपील है कि प्लीज़ आप ज़रूर स्क्रीनिंग का लाभ उठाएं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई हिचक ना दिखाएं, क्योंकि आपका लिया हुआ ये स्टेप आपके आने वाली जनरेशन को फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकुर और शुभा लक्ष्मी जी, आपने जो तमाम जानकारी सिकल सेल डिजीज़ से जुड़ी दी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में जो आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे दोनों ही गेस्ट मौजूद थे स्टूडियो में और जानकारी दे रहे थे कि सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है और किस तरह गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया चलाया जा रहा है। 2047 तक हिंदुस्तान को इस बीमारी से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सरकार द्वारा कराई जा रही है, इसमें ज़रूर कोऑपरेट कीजिए, स्क्रीनिंग कराइए, जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा। और अगर कुछ डिजीज़ आती है तो जिस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो एहतियात ज़रूर बरतिए। उम्मीद करते हैं हमारी आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमको अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के